अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सानिया गुल प्लाजा की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ज़मीन है ये कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मलकियत थी और जमात इस्लामी के साबिक मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में लीज खत्म होने के बाद गुल प्लाजा इमारत की जो है वो तामीर शुरू हुई और ये यहाँ जो तामीरात हुई वो 7 साल तक जारी रही। जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गुल प्लाजा के लिए जो KMC की ज़मीन थी ये फारूक सत्तार के दौर में बाज़ाब्ता तौर पर अलॉट की गई और 2003 में गुल प्लाजा के जो इजाफी फ्लोर्स थे उनको रेगुलराइज किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो इसकी FIR दर्ज की गई है उसमें गुल प्लाजा का जो मुकदमा है वो नामालूम अफराद के खिलाफ सरकार की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफात जो है वो शामिल की गई हैं। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जो टेक्निकल और तहकीकाती टीम थी वो भी रिपोर्ट के मुताबिक जाए वकूआ पर जो है वो पहुंची और डिप्टी कमिश्नर साउथ ने बताया है कि गुल प्लाजा का जो जहां पर इमारत थी, जहां पर मलबा है, उसको तकरीबन 90% जो है वो क्लियर कर दिया गया है। ताहम 10 से 11 अफराद जो है वो अभी तक जो है वो मिसिंग हैं जिनकी तलाश जारी है। जबकि जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर समिया तारिक, उन्होंने ये कहा है कि गुल प्लाजा से अभी तक जो है वो 71 लाशें और इंसानी बाकियात जो है वो लाई जा चुकी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम है अब उसने गुल प्लाजा के मलबे से 4 डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड जो हैं वो भी जो है वो बरामद कर लिए। लेकिन गुल प्लाजा से आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सियासी जमातें जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। अभी भी MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो बयानात का तबादला हो रहा है। आज MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि चले मान लेते हैं कि लीज हुई है, लेकिन क्या ये लीज जो है वो चैलेंज हुई। उन्होंने साथ ही ये भी सवाल उठाया कि क्या लीज में ये लिखा था कि आग लगे तो जो है वो फिर जो है वो बुझाना नहीं है और उसको बुझाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पूछा गया कि कितने फायर टेंडर्स हैं, ठीक हैं, कितने खराब हैं, 18 सालों में आपने कितने फायर स्टेशंस बनाए। उन्होंने कहा कि सवालात के जवाबात देने की बजाय वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। MKM के रहनुमा ने कहा कि आपसे सवाल हो तो आप कहते हैं कि सानिया पर सियासत ना करें, यह भी ना पूछे कि वजीर आला कहां थे, वज़रा की इतनी बड़ी तादाद जो है वो कहां थी। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये तमाम गैर कानूनी इक़दाम 18th अमेंडमेंट से पहले किए गए थे। फारूक सत्तार झुटला नहीं सकते कि इन फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा सानिया को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने 18वीं तरमीम पर बात की। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार था। गुल प्लाजा की तामीर और मंजूरी में सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इसी मामले पर खत लिखा था जिसमें यह मुतालबा किया गया था कि वफाक सानिया गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन के नाम से आला सतह की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात जो है वो करवाए और एक कमीशन तश्कील दे। इंक्वायरी कमीशन जो है वो हकायक से पर्दा उठाए और मुजरमों का तयन करे। MKM पाकिस्तान की जानिब से कराची को वफाक के हवाले करने का भी मुतालबा इससे पहले आया था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने MKM को जवाब देते हुए कहा कि सानिया की आड़ में सियासत और सूबे को दो लख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब ये जो फायर सेफ्टी वाला इशू है ये बड़ा अहम है। इसी मामले पर अब खैबर पख्तूनख्वा में खतरनाक इमारतों के मुआयने और फायर सेफ्टी के कवानीन के सख्त नफाज का फैसला किया गया है और जो लैंड एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसने चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान और मुतल्लका हुकाम को खत लिख दिया और खत में कहा है कि चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का मुआयना करें। पंजाब हुकूमत ने भी कुछ इकदाम उठाए हैं। कहा कि सूबे भर की जो मार्केटें हैं, इमारतों और स्कूल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स का फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो कराया जाए और एक इजलास में ये फैसला हुआ। इस हवाले से भी अहकाम कर दिए जो है वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन आम सवाल एक तो इस वक्त गुल प्लाजा का जो सानिया हुआ उसके बाद तहकीकात का है और फिर मुस्तकबिल में इस तरह से वाकयात जो उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। इस पर प्रोग्राम में जो है वो सबसे पहले बात होगी और सबसे पहले इस पर बात करने के लिए साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, मुत्तहदा कौमी के रहनुमा है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। वसीम अख्तर साहब सबसे पहले तो ये जो सियासी मामलात हैं उन पर मैं आपकी जो है वो आपसे बात करना चाहता हूँ। किस तरह से देखते हैं ये जो
इब्तदाई रिपोर्ट आई है और इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जमाते और पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि ये तो तमाम के तमाम जो ऐसे इक़दाम उठाए गए वो जमात इस्लामी और MQM के जो मेयर थे उनके दौर में जो है वो उठाए गए। देखिए, मैं समझता हूं कि अब ब्लेम गेम या क्रिटिसिज्म की गुंजाइश बचती नहीं है। पूरे पाकिस्तान को पता है और खासतौर पे सिंध के रहने वाले जितने लोग हैं वो तो आंखों से देख रहे हैं सिंध का हाल। अब अगर ये कहा जाए कि MQM ने ये 18वीं अमेंडमेंट से पहले ये किया था, उसको हम साफ कर रहे हैं, तो ये भी जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। अब मैं तो हैरान हूं कि आज 18 साल से सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है और चीफ मिनिस्टर साहब बड़े अरसे से चीफ मिनिस्टर बनते चले आ रहे हैं, सारे महकमे तकरीबन यही चलाते हैं। उनका ये जवाब आना कि माजी में जो बिगाड़ था वो हम ठीक कर रहे हैं, तो जस्टिफिकेशन नहीं है। ये कोई भी बाय नहीं करेगा। कराची, हैदराबाद, सिंध में बाशऊर लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, टैक्स पेयर्स हैं। यहाँ 2 कोर्ट्स लगे हुए हैं सिटी में, सबसे बड़ा शहर है इस मुल्क का। आपकी ये जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं कन्विंस होगा इस बात पे, क्योंकि आप 18 साल से खुद गवर्नमेंट में हो। सपोज कर लेते हैं, जो कि फारूक साहब ने भी कहा कि मैंने गलती की होगी, चले, तो आपने 18 साल में भी वो गलती ठीक नहीं की, तो आप तो फिर कॉम्पिटेंट हो नहीं। हमारे यहाँ नलों में पानी नहीं आता है। हमारे यहाँ कराची में, हैदराबाद में, इंटीरियर सिंध में नलों में पानी नहीं आता है। आप आग कैसे बुझाओगे? आप हाइड्रेंट कैसे लगाओगे उन प्लाजास के नजदीक या ऐसे कमर्शियल एरिया जैसे बाहर मुल्कों में नजर आते हैं आपको, सड़क के किनारे एक बड़ा सा पाइप निकला हुआ होता है फायर के लिए, वो तो आप सोच ही नहीं सकते। आपका तो पानी 30 घंटे में नीपा चौरंगी से गुल प्लाजा तक पहुंचता है, तो आपने तो कुछ भी नहीं किया ना। अगर फारूक सत्तार ने ये अप्रूवल दी है सपोज, तो बिल्डिंग कंट्रोल 18 साल से चेक नहीं करता कि फायर एग्जिट क्यों नहीं बने हुए, फायर एग्जिट पे क्यों कंस्ट्रक्शन हुई है। तो ये ब्लेम डालने का अब आपके पास जवाब बनता नहीं है। कोई भी समझदार आदमी आपकी चीज बाय नहीं करेगा। आप इतना बड़ा शहर है ये, 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी, आप मैनेज नहीं कर सक रहे। सिर्फ फायर नहीं है ये, गटर में बच्चे डूब के मर रहे हैं, सीवेज का निजाम है ही नहीं। ये जो ट्रक्स हैं इनके नीचे आके 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं शहर में। लेकिन वसीम भाई देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इसी दौरान जमात इस्लामी के मेयर रहे, MQM के मेयर रहे, आप खुद मेयर रहे। तो पीपल्स पार्टी जब ये कहती है कि सिर्फ सूबाई हुकूमत जो है वो जिम्मेदार नहीं है, जो बल्दियाती हुकूमतें थी या बल्दियाती नुमाइंदे थे वो भी इसके जिम्मेदार हैं, तो क्या जिस तरह से सूबाई हुकूमत के पास जो है वो 18 साल से इख्तियार है, तो मेयर जो रहे क्या उनके पास, क्या उन पर कोई जिम्मेदारी जो है वो आयद नहीं होती या उन पार्टियों पर? देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल दूं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी। ये मेरे ख्याल में कंजम्पशन के लिए अच्छा है अवाम के भी, कि मैं जब मेयर बना तो आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन होनी थी 18 अमेंडमेंट के बाद ना। जो इनके पास इख्तियारात आए वहां से, इस्लामाबाद से, इनको नीचे देने थे, इन्होंने नहीं दिए। अच्छा, नहीं दिए सिर्फ नहीं, जो KMC के पास डिपार्टमेंट रह गए थे वो भी इन्होंने अपने पास रख लिए। अब जब मैं मेयर था तो कचरा उठाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, पानी की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, सीवेज की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी KMC की नहीं थी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई डिलीवर करेगा मेयर? क्या इनका मेयर डिलीवर कर रहा है जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, जिसके पास सारे डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट में हैं, इनका अपना वजीर है लोकल बॉडीज का, जिसके पास वाटर बोर्ड भी है, ये खुद चेयरमैन है वाटर बोर्ड के, तो ये क्या डिलीवर कर सक रहे हैं? क्या इन्होंने घरों में पानी पहुंचा दिया? तो ये क्वेश्चन मैं नहीं समझता अब इनके पास कोई भी जवाब बचा नहीं है। अच्छा, ये फेल्ड गवर्नमेंट है
ये मैनेज नहीं कर सकते इतने बड़े शहर को। अच्छा। इसलिए ये आवाजें उठ रही हैं आपके सामने, मेरे सामने, कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिए ठीक। जाएं, ये सूबे बना दिए जाएं या वफाक के हवाले कर दिया जाए। ये सवाल तो उठेगा ना यार, आप राइट। फेल हो गए हो। लेकिन इसमें एक चीज की जरा वजाहत कीजिएगा, गवर्नर सिंध ने भी खत लिखा, उन्होंने कहा जुडिशल इंक्वायरी की जाए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा है। तो ये जो रिपोर्ट्स बन रही हैं, जो इंक्वायरी हो रही है, एमक्यूएम इससे मुतमईन क्यों नहीं है? देखिए, इतना जब से मुल्क बना है इस किस्म की जुडिशियल इंक्वायरीज बहुत हुई है ना, रिपोर्ट्स ही बनती हैं और बेचारा एक म्युनिसिपल कमिश्नर सस्पेंड हो जाता है, एक 18, 19 या 20 ग्रेड का अफसर सस्पेंड कर दिया जाता है। इससे सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ आई वॉश है, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, इनसे कुछ भी नहीं होगा। आप प्रेसिडेंट को खत लिख लो, प्राइम मिनिस्टर को खत लिख लो, आप रिक्वेस्ट कर लो जुडिशियल इंक्वायरी की, मरने वाले बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। सारा मामला जिनके रोजगार बंदी हुआ था वो तबाह हो गया। मैं नहीं समझता इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन निकालना है तो अब जिनकी सस्पेंड हो रहा है 20 ग्रेड या 16 ग्रेड का अफसर, जिम्मेदारी सीएम की है। सीएम तो आराम से बैठा है, सीएम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी तो कैबिनेट है, ही इज एंजॉयिंग इट, चाहे कोई भी मरे जिए। आप एक ऑफिसर को सस्पेंड करके किसको बेवकूफ बना रहे हो? बहुत हो गया ना अब ये। अब आपको रिजल्ट्स देने होंगे। अब आप जो हैंडल नहीं कर सकते, या तो एक्सेप्ट करें कि हम हैंडल नहीं कर सकते, छोड़ देना सब कुछ। ये 40 साल से हुकूमत में है सिंध की, 40 साल से इन्होंने लाड़काना का हाल देखा आपने कभी? सेवन दादू गए हो आप कभी? वहां आज भी इंसान वहीं से पानी पी रहा है जहां से जानवर पानी पीता है। ठीक। मैं क्या बोलूं और ठीक। अब क्या हो सकता है? अच्छा, ये मैं अकेला नहीं बोल रहा। हाँ। यहाँ कराची में रहने वाले पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी सब यही बोल रहे हैं। हाँ। मैं अगर अकेला बोलता हूँ तो चलो मैं इनके खिलाफ हूँ, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। अच्छा, तो जो लोग पंजाब से आते हैं विजिट करने, वो भी बोलते हैं यार ये तो कैसे रह रहे हो आप लोग। ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेयर कराची जो है वो इन मामलात पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सानिया गुल प्लाजा के बाद बहुत बात हो रही है सेफ्टी मेजर्स के हवाले से। इमारतें हमारे यहाँ किस तरह से बनाई जाती हैं, वहाँ पर सेफ्टी का मेयार जो है वो क्या है, ना सिर्फ आग के हवाले से बल्कि दीगर हवालों से भी। और अभी खैबर पख्तूनख्वा में ख़तरनाक इमारतों के मुआयने और फायर सेफ्टी कवानीन के सख्त नफाज का फैसला किया गया है। पंजाब ने भी इसी तरह से सूबे भर की जो तमाम इमारतें हैं, मार्केटें हैं, स्कूल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर उन्होंने सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला किया है। लेकिन ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो हम इस तरह के वाकयात के बाद जो है वो देखते हैं। लेकिन इस तरह के वाकयात फिर भी होते हैं, वाकयात होना जाहिर बात है, जो है वो इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन असल चीज़ इन पर रद्द-ए-अमल होता है और इन वाकयात के हवाले से तैयारी होती है कि क्या जो है वो तैयारी की जा सकती है। अब ये कराची जैसे शहर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर बहुत सी इमारतें हैं जो पिछले कई सौ सालों में जो है वो तामीर हुई हैं, वो अभी तक जो है वो ज़ेर इस्तेमाल हैं। वहाँ पर ये क्या काबिल अमल तजवीज़ है अभी जिस तरह से सेफ्टी मेजर्स की जो है वो बात की जा रही है, और क्या इस तरह के वाकयात से बचा जा सकता है या नहीं? इस हवाले से प्लानिंग जो है वो क्या की जा सकती है, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। सबसे पहले जो मोहम्मद हसन बख्शी साहब वो मुझे ज्वाइन करें, जो कि चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान आबाद, वो उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हसन बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन बख्शी साहब, ये सेफ्टी मेजर्स की जो बात हो रही है कराची जैसे शहर में जहां पे नई पुरानी हर तरह की इमारत जो है वो वहां पर मौजूद है, आपके ख्याल में ये जिन मेजर्स की बात की जा रही है, जिन मैकेनिज्म्स की बात की जा रही है, ये काबिल अमल आपको लगते हैं? इनको किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दुनिया के हर महज़िब मुल्क में जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें तमाम सेफ्टी की चीज़ों को मद्देनजर रख के उस बिल्डिंग को डिज़ाइन भी किया जाता है और ऑक्यूपेंसी से पहले वो चीज़ें पर अमल दरामद भी किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से मैं ये कह रहा हूँ कि
मतलब 15-20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल पहली जो बिल्डिंगें बनी है, उसमें वो इंतजाम शायद हमारे पास वो इतने कानून भी इतने सख्त और इतने मौसर नहीं थे कि जिसमें ये बिल्डिंग की सेफ्टी की रिक्वायरमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती, और कंप्लायंस भी हल्का था। चूंकि दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं कनाइवेंस हो जाता है, ह्यूमन लोग मतलब इंसान इन्वॉल्व होता है, तो अगर फर्ज करो मुझे अपनी बिल्डिंग को इक्विप करने को 30 मिलियन रुपीज लगते हैं फायर सेफ्टी के गैजेट से, सो जो इंस्पेक्टर होता है और मेरा कहीं कनाइवेंस हो जाता है और ये अमल दरामद नहीं हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड प्रोबेबली 15-20 years बैक, जिससे ठीक है। ये हादसे होते हैं। और ये लगाने के बाद भी अगरचे इसको एनुअली चेक नहीं करेंगे और इसकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी और अब बिल्कुल अच्छा। ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होगी, तो आई डोंट थिंक सो कोई इसमें बेहतरी आएगी। ये एक नी जर्क रिएक्शन है, ये हादसा हुआ, आवर हार्ट गोज आउट टू फॉर द पीपल हु डाइड एंड हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड बिजनेस इन दिस, कि गवर्नमेंट कहती है 3 दिन में 30 साल का मलबा साफ कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आज लाइन अच्छा, ड्रॉ कर दें ठीक। कि आज से पहले, आज के बाद जो जी। बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी दी जाएगी उसमें ये काम होना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली इम्पार्शियली फॉलो किया जाए, ये एक और दुकान नहीं बन जाए जिससे पैसे बने। इससे अच्छा। पहले वाली बिल्डिंगों में जो मालकान हयात हैं, जो एसोसिएशन है उसको रन कर रही हैं, ओनर्स एसोसिएशन, हाँ। उनके साथ इंसान मतलब राब्ते में आए, उनके साथ मिलके काम करे ताकि हम ये नताइज हासिल कर सके। हमारे मेंबर्स ने अरबों रुपए फीस अच्छा। की मद में बेटरमेंट में बिल्डिंग कंट्रोल में सालों में जमा करवाए हैं, इट इज इन हाँ। बिलियंस। मैं समझता हूं कि वो अरबों रुपए खर्च करने का वक्त आ गया है और वो इस किस्म की बिल्डिंग्स पे जिसका कोई ओनर नहीं है, वारिस नहीं है, बनाने वाला इंतकाल कर चुका है, मुल्क छोड़ हाँ। के जा चुका है, या वो एक फाइनेंशियली चैलेंज ठीक इलाके है। में है, वहां पर बिल्डिंग कंट्रोल ये चीजें फराहम करने में अपना अच्छा, रोल प्ले करे। लेकिन इसमें जो सेफ्टी मेजर्स एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद होने चाहिए, या लेट्स से अगर कोई बेयर मिनिमम अगर हम एक सेट करें कि वो मौजूद होने चाहिए, तो वो किस तरह से इंश्योर किए जा सकते हैं, उसके लिए सोल्यूशन जो है वो क्या है? देखिए बात यह है कि फर्स्ट आप सिंसियरिटी होनी चाहिए। ये तो वो बिल्डिंग है जिसका नक्शा पास था और ये बनी और नक्शा कंप्लीशन भी था, और अब ये तहकीकात होगी तो पता लगेगी कि इसमें फायर सेफ्टी चीजें थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो हाँ। क्यों डिपार्टमेंट ने उसको पॉइंट आउट नहीं किया, और अगर थी और हादसा तो कहीं भी हो सकता है, तो क्यों टाइम पे फायर ब्रिगेड और दूसरी सर्विसेज नहीं पहुंची, ये एक सवालिया निशान है। ठीक। दूसरी बात, जहां पर आपने इन बिल्डिंग्स का कहा ना, कराची में लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में वो बिल्डिंग है जिनके नक्शे ही नहीं पास हैं, जो बगैर अप्रूवल की बनी है, जहां पर यानी स्टील, जहां पर सीमेंट, जहां पर प्रॉपर आर्किटेक्ट्स इंजीनियर इन्वॉल्व ही नहीं है, ये वो इलीगल अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें ठीक। हैं। और जहां पर स्टेयर केस की साइज 3-3 फुट की है और ये 8-8 माले की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, हाँ। और मैंने कहा ना हजारों लाखों की तादाद में बनी हुई हैं, और 40-40 फुट पे 8-8 40 गज पे 8-8 माले की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। हाँ। अगर इस शहर में ठीक। किसी को भी दिलचस्पी है, चाहे वो हमारी लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल जी। गवर्नमेंट हो, और चाहे वो हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट हो, देखिए उनको यहाँ सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। कराची इज विथ ठीक है। एवरी पासिंग डे इज बिकमिंग अ मॉन्स्टर, इसको इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब इस्तांबुल में, टर्की में जल्जला आया था तो 70,000 अमवात हुई थी। हाँ, अल्लाह 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 ना करे कहीं कराची में जल्जला वगैरह आया तो यहाँ लाखों में तादाद होगी और हम विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज वी हैव क्लोज्ड आवर आईज एंड वी हैव, मतलब जिन इदारों का काम है ये रेगुलेशन को चेक करना, हाँ। इन्फोर्स करना, इम्पार्शियली इन्फोर्स करना,
they are not doing it. So we are heading for a much bigger disaster. अगर हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे और अच्छे लोगों को अच्छी जगहों पे मेरिट पे नहीं लाएंगे और उनको ट्रांसपेरेंसी ठीक। से उनका काम करने नहीं देंगे, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करेंगे और पेनल्टीज को भी इन्फोर्स करेंगे। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन आबाद बात कर रहे थे। फवाद बारी साहब इस वक्त जो है वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीईओ हैं हुसैन हबीब। फायर सेफ्टी के मामलात को बिल्डिंग से जुड़े जो होते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। फवाद बारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फवाद बारी साहब, अब ये हर तरह की बिल्डिंग्स हैं, नई पुरानी, सवाल यही है कि जो बड़े शहरों में और ख़ासतौर पर कराची जैसे बड़े शहरों में जो बिल्डिंग्स हैं, मुमकिन है कि वहां पर जो है वो फायर सेफ्टी के हवाले से जो इक़दामात उठाने हैं या जो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, जो सेटअप मौजूद होना चाहिए, वो बनाया जा सके, लगाया जा सके, काबिल अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दयानतदारी और संजीदगी इख्तियार की जाए तो सब मुमकिन है। ये कानून तो पाकिस्तान में पास हुआ है, जो फायर सेफ्टी कोड 2016 के नाम से 2017 में पास हुआ था, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। कराची में जो आबाद हैं 80% इमारतें आग बुझाने के इंतजामात से महरूम है और 90% इमारतों में इखराज यानी एग्जिट की सहूलत भी नहीं। तो इन सब जो कानून ये कहता है कि जो नई इमारत है 17 में पास होने के बाद उसमें तो फौरी तौर पे लगाया जाए और पुरानी इमारत में 3 साल में लगाया जाए। तो हमारा हादसा होता है, हम सब जागते हैं। मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, सबसे पहले मेरी गलती है कि शायद मैं अपनी बात आप तक सही नहीं पहुंचा पाया। इसी मीडिया 2 दिन के लिए जागता है और उसके बाद फिर इसको भूल जाते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, इसको मौज़े माशरे की तरह मौजू को जिंदा रखें। मॉल्स का विजिट कीजिए, देखते रहिए कि इस पे काम हो रहा नहीं हो रहा। इसी तरह जो सिंध गवर्नमेंट के जाहिर है जो इतना बड़ा हादसा हो गया, जाने चली गई, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि हर साल आतिशज़दगी के वाक़यात में 10 से 15 हज़ार लोगों की हलाकत होती है, 1 से 1.5 लाख लोग जख्मी होते हैं और तकरीबन 800 अरब रुपए का नुकसान होता है। हमने कानून जो हमारे यहाँ बल्दिया का हादसा हुआ उस पर काम शुरू। आज ये जो हादसा हुआ है इसको सबक लेते हुए, इन कुर्बानियों को देखते हुए इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे संजीदगी से काम किया जाए। सिंह कह रहे थे कि 265 इमारतों का सर्वे। इम्प्लीमेंटेशन में आप देखें, आप भी वही बात कर रहे हैं जो अभी चेयरमैन आबाद ने की कि कवानीन हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए वहां पर क्या सोल्यूशन है? देखिए, फिर वो सियासी बात हो जाती है कि कराची अगर मवाजना करें आप, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, कचरे के ढेर, पानी के मसाइल, ट्रैफिक के मसाइल, स्ट्रीट क्राइम्स, बहुत सारी चीजें हैं, वही आग बुझाने का इंतजाम है। अगर हम संजीदगी अख्तियार करें, हमें करना क्या है। ये देखिए, इनके पास बिल्डिंग कंट्रोल के पास फायर सिस्टम से मुताल्लिक प्रोफेशनल लोग नहीं है। जो लोग वहां आते हैं हमको पता है नौकरियां कैसे हासिल करते हैं, उनका मकसद क्या हो। संजीदगी ये है कि फायर इंजीनियरिंग ब्यूरो, उसमें इंजीनियर्स लीजिए, 12 से 15 लोगों का एक पैनल बनाइए। क्योंकि अभी भी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं, सेफ्टी ऑडिट करते हैं, तो कौन करेगा? सीबीसी या बिल्डिंग कंट्रोल के पास फैसिलिटी नहीं। दुनिया में भी यही होता है कि थर्ड पार्टी दिया जाता है। तो वजीर आला चूंकि यहाँ के चीफ सिंध गवर्नमेंट बैठे हैं, इसके ऊपर फायर इंजीनियरिंग ब्यूरो बनाइए और उसके बाद लेके शुरू करें। उसमें है क्या? आप देखिए, कानून कहता है, आप लोग सुन रहे, इसकी बुनियाद चंद चीजें हैं। नंबर 1, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर एक बुनियादी चीज है और आप पूछते के हवाले से मैं उस पर भी आ सकता हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर एट हैंड, तो फायर ट्रक्स ऑन द वे। एक एक्सटिंग्विशर का हाथों में होना उन 2 फायर ट्रक से बेहतर है जो भी रास्ते में है। दूसरा, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम आग को धुआं, क्योंकि आग जलने से पहले, आग लगने से पहले इत्तला कर देता है, घंटियां बच जाती हैं, लोगों की जिंदगियां बचती हैं, लोग इवैक्यूएट कर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो वाटर बेस्ड फायर होज व्हील या हाइड्रेंट सिस्टम। के आप अगर आग एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल नहीं हो रही तो वो फायर हाइड्रेंट के थ्रू अपनी आग खुद बचाए। क्योंकि फायर ब्रिगेड इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फायर ब्रिगेड
कराची जैसे शहर में घंटे के बाद। तो आपको लगता है ये तमाम के तमाम जो सेफ्टी मेजर्स हैं इनका मौजूद होना जो है वो जरूरी है? बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। फवाद बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम एक ब्रेक कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेटो अफवाज से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के किरदार पर कहा था कि वो यकीन से नहीं कह सकते कि अगर अमरीका को किसी बड़े खतरे का सामना हुआ तो नेटो इसके दिफा के लिए इम्तिहान पर पूरा उतरेगा। उन्होंने ये भी कहा हमें कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने अफगानिस्तान में कुछ फौजी भेजे लेकिन वो महाज़े जंग से पीछे रहे। बरतानवी वजीर आजम के स्टारमैन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को तज़हीक आमेज और शर्मनाक करार दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये नेटो के फौजी अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन से पर नहीं लड़े। बरतानवी वजीर आजम से जब पूछा गया कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप से माफी का मुतालबा करेंगे तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने इस तरह की गलत बात कही होती या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए होते तो मैं यकीनन माफी मांगता। लेकिन अमेरिका ने बरतानवी वजीर आजम की इस तनकीद को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ट्रंप दुरुस्त कहते हैं कि नेटो के लिए अमेरिका ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अमेरिका ने नेटो के लिए दीगर तमाम ममालिक से ज्यादा किरदार अदा किया। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान भी कशीदगी बढ़ रही है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान ने यह कहा है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। उनका कहना था कि उम्मीद है वो कोई मुख्तलिफ रास्ता तलाश कर लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया जो ईरान के दौरे के दौरान बहैसियत एक दोस्त मुल्क उन्हें सब कुछ बता दिया गया है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार करते हुए ये कहा है कि किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरानी हुकाम का यह कहना है कि किसी भी किस्म की जारहियत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बदतरीन सूरत हाल के लिए हमारी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारी बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवा दवा है। बहुत से जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं। उनका यह कहना था कि ईरान के करीब एहतियातन फोर्स तैनात कर रहे हैं, देखें आगे क्या होता है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के सबब फिजाई ऑपरेशन मुतासर हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक फ्रांस की परवाजें मशरिक वस्ता के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। नीदरलैंड्स ने मुत्तहदा अरब इमारात के लिए फिजाई ऑपरेशन रोक दिया है। अरब मीडिया का यह कहना है कि बरतानिया की इसराइल के लिए परवाजें जो हैं वो आर्जी तौर पर बंद हैं, जबकि कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाजें मनसूख कर दी हैं। अमेरिका की जानिब से इसराइल के लिए परवाजों में एहतियाती तब्दीलियां की गई हैं, जबकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी ईरान के लिए फजाई सर्विस जो है वो रोक दी है। अब ये मामला किस कदर संजीदा है, इस पर बात करने के लिए कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैन अल-अक़वामी मामलात पर रिपोर्ट करते हैं, अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान आपके वक्त का। कामरान, ये जो हम एक मरतबा फिर से टेंशन जो है वो बढ़ती हुई देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए है, उसी की कंटिन्यूटी है जो पहले हो रहा था, या फिर आपको लगता है कि कोई खतरा, कोई हकीकी खतरा मौजूद है इस वक्त? मेरे ख्याल में सरप्राइजिंग नहीं है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है जो हालिया ईरान में मुजाहरे हुए, जिसका इल्ज़ाम जो ईरान की हुकूमत है उन्होंने अमेरिका और इसराइल के ऊपर लगाया कि वो इन पुरतशद्दुद मुजाहरों के ज़रिए ईरान में किसी तरह का एक रजीम चेंज करना चाहते हैं, और ये उसी की कंटिन्यूएशन में है। और एक लम्हे ये लगा था कि शायद अमेरिका कोई बड़ी फौजी कार्रवाई ईरान के खिलाफ करने वाला है, तो फिर हमने देखा कि इसराइल और फिर जो रीजन के बाकी ममालिक थे उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया कि अगर आपने कोई इस तरह की फौजी कार्रवाई की तो उससे पूरा रीजन जो है वो आग की लपेट में आ जाएगा, क्योंकि जो ग्राउंड इंटेलिजेंस थी, इवन बताया जाता है कि इसराइल की तरफ से भी, कि कोई लिमिटेड स्ट्राइक्स करने से जो ईरान की मौजूदा जो हुकूमत है, जो उनका रजीम है, वो तब्दील होने वाला नहीं है। लेकिन एक दफ़ा फिर ये जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि वजह ये थी कि ख़तरा वक्ती तौर पर बेशक टला था। जो ईरान इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी जो उनकी अपना एक स्ट्रेटजी है, उसके तहत तो एक ज़रूर हर्डल है। तो जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो यकीनी तौर पर कोशिश करेंगे कि ईरान के ऊपर वार करें, और स्पेशली जब उनको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो मुजाहरे भी वहाँ पर हुए और जो पिछले साल जून में भी 12 रोज़ा लड़ाई हुई थी इसराइल और ईरान के दरमियान, तो ईरान शायद कमज़ोर है। तो मे भी जब कमज़ोर है तो बेहतर है कि हम अगर उनके खिलाफ कोई फैसला कुन कार्रवाई करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन ये साइकोलॉजिकल गेम्स भी हो सकती हैं, बिकॉज नोबडी नोज के व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अच्छा,
लेकिन कामरान, इससे पहले जो ममालिक का रिएक्शन था या जिसे दबाव कहा जा रहा है अमेरिका, जिसकी वजह से जो है वो रुक गया, आपको लगता है कि अभी भी अमेरिका की तरफ से इस तरह का कोई इकदाम जो है वो उठाया जा सकता है उसको नजरअंदाज करके? देखें, ट्रंप से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि वो सम टाइम आज एक बयान देते हैं, फिर अगले दिन ही अपना बयान बदल देते हैं, और इस वजह से इसमें मेरे ख्याल में अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा जो इजराइल है, क्योंकि इजराइल की सारे मामले के अंदर जब ये मुजाहरे भी हो रहे थे तो वो बड़ा खामोशी के साथ इसको मॉनिटर कर रहा था। तो जो इस वक्त खदशा है कि अमेरिका हो सकता है कि माजी की तरह बिल्कुल फ्रंट पे ना रहे, अगेन इजराइल को सामने रखते हुए वो कोई इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करे, बट अगेन जो इन चंद दिनों के अंदर जो वहाँ पे मारूजी हालात हैं रीजन के अंदर, सऊदी अरब हो या बाकी गल्फ की कंट्रीज हों, उनका पर्सपेक्टिव तो चेंज नहीं हुआ और वो इस फेवर में नहीं है कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की कोई इस तरह की कार्रवाई की जाए। लेकिन आप अमेरिकी सदर से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, उसमें एक ज़रूर एक सिल्वर लाइनिंग हो भी सकती है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा है कि गजा का जो सेकंड फेज है उस पर अमल दरामद जो है शुरू होने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, बोर्ड ऑफ पीस का कयाम अमल में आया है, और अगर ईरान के खिलाफ इस मौके के ऊपर अमेरिका कार्रवाई करता है या इजराइल कार्रवाई करता है तो फिर वो जो गजा के हवाले से जो इतनी इन्वेस्टमेंट अमेरिकी सदर ट्रंप कर रहे हैं, तो उस पर रीजन के अंदर जो इस वक्त बज़ाहिर मुस्लिम जो दुनिया है उन्होंने सपोर्ट किया है बोर्ड ऑफ पीस को, खास करके अरब ममालिक, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, तो वो फिर जो कंसेंसस है वो जाता नजर आएगा। तो इस मौके के ऊपर अगर अमेरिका इस तरह की कोई हरकत करेगा तो मेरे ख्याल है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेव होंगे उनके लिए। और यूरोप और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो टेंशन्स मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे जो हालिया एपिसोड हमने देखी नेटो फौजियों के हवाले से, और अफगानिस्तान में वो जो है वो वॉर फ्रंट पर जो है वो थे या नहीं थे, उस हवाले से जो बयानात हम देख रहे हैं, आपके ख्याल में एक मुकम्मल ब्रेकडाउन हो चुका है यूरोप और अमेरिका की रिलेशनशिप का? मेरे ख्याल में अगर आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, तो वो क्लियर उसकी मैनिफेस्टेशन है, इलस्ट्रेशन है कि किस तरीके से अमेरिका का अब मगरब के साथ जो सिंस 1945 एक अलायंस था वो टूट चुका है, और ख़ुद जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये कोई ट्रांजैक्शनल नहीं है बल्कि रप्चर है। और फिर अगला जो मरहला जो कल अमेरिकी सदर ट्रंप ने जिस तरीके से नेटो के किरदार को अफगानिस्तान में अंडरमाइन किया और कहा कि नेटो ने तो अफगानिस्तान में उस तरीके से कोई अपना रोल प्ले नहीं किया, सिर्फ अमेरिका और अमेरिकी अफवाज जो हैं वो फ्रंट लाइन पे थी, और उसमें बिल्कुल अगर आप नंबर्स देखें तो अगर इस सारी कैंपेन के दौरान 1000 के करीब अमेरिकी फौजी मारे गए थे, तो बाकी जो इत्तेहादी ममालिक थे जिसमें नेटो भी शामिल था तो उनके मिला के भी 1000 के करीब थे। सिर्फ यूके क्योंकि इसलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि 457 जो यूके के फौजी थे वो मारे गए थे। पाकिस्तान हो कोई और मुल्क हो, मेरे ख्याल में हर जगह पर जो कोई भी जो फौजी हलाकतें होती हैं उसको लाइट नहीं लिया जाता। तो इसलिए जो यूके का रिएक्शन है, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर कहा है कि ये तो तौहीन है जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने जिस तरीके से बयान दिया है उन फौजियों के हवाले से जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनकी फैमिलीज को उन्होंने इंसल्ट किया है। तो ये बिल्कुल अनथिंकेबल है, कभी आप सोच नहीं सकते थे कि अमेरिका और यूके के जो रहनुमा हैं आपस में इस तरह उनके दरमियान लफ्जी जो गोलाबारी है वो होगी। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ हो गया। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया। आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया कि भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम शिरकत करेगी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से वर्ल्ड कप के मैचेस जो है वो भारत में खेलने से इनकार किया था और अपने मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। आईसीसी का यह कहना है कि 3 हफ्तों से ज्यादा इस मामले पर तफसीली बातचीत की गई, बीसीबी से राब्ते रखे गए और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात का हर तरह से जायजा लिया गया।
BCB से तमाम मामलों पर बात की गई और उनको यकीन दहानियां कराई गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ इस मामले पर सामने आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, इसको T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। बांग्लादेश ICC में बराबर की हैसियत का मुल्क है। अगर पाकिस्तान के साथ मामले में भारत को फेवर दिया गया तो फिर बांग्लादेश को भी यही फेवर मिलनी चाहिए। उनका यह कहना था कि यह दोहरा म्यार है, एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। डिक्टेशन हुई तो फिर पाकिस्तान का भी एक मौक़िफ़ है और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। ICC से ज्यादा हम हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से हतमी फैसले के लिए वजीर आजम की आमद के मुंतजिर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, पहले हुकूमत फैसला बता दे, फिर प्लान A, B और C तैयार है। आज के प्रोग्राम से इतने। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।